चलिए आप देखेंगे नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हुआ है सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप चलेंगे इसमें क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को रद्द कर दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चुनावी बांड को मतलब क्या किया है, रद्द कर दिया है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को मतलब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब रद्द कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद को मतलब टारगेट किया, से मतलब यह जो है सो मतलब क्या करती है, योजना क्या करती है, उल्लंघन करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, 19 के 1 19 का ए। सब क्लोज ए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, 19 का 1 का सब क्लोज ए है, ठीक है, के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। किसका उल्लंघन करती है, तो सूचना के अधिकार का क्या करती है, उल्लंघन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं, जहां से आवाज आ रही माइक ऑन कीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के फंडिंग स्रोतों के बारे में मतदाताओं को सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी है। अब देखिए यहाँ पे जो चुनावी दल जो है, राजनीतिक दल है, उनको जो फंडिंग जो होता है, तो उसमें मतदाता को, ठीक है, जानने का अधिकार है से कौन से राजनीतिक पार्टी को कितना मतलब क्या हुआ है, फंडिंग हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, किस राजनीतिक पार्टी को कितना फंडिंग हुआ है, ये जानने का अधिकार है, ठीक है। अब इतने पैसे और राजनीति के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डाला कि कैसे आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में योगदान करती है, ठीक है। अब आर्थिक असमानता क्या होती है, राजनीतिक असमानता में योगदान करती है। जैसा कि आपको सिंपल पता है, आपको अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपके पास बहुत अधिक पैसे हैं, ठीक है, आपको इजिली वे में आपको टिकट भी मिलेगा, आप चुनाव जीत भी सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है पैसे और राजनीति के बीच में गहरे संबंध पर प्रकाश डाला कि कैसे आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में योगदान देती है, ठीक है। अब 19(1) के, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार केवल अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शामिल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चुनावी बॉन्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले 2018 में वर्तमान सरकार ने इसको क्या किया, एक बिल के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और ध्यान में रखेंगे चुनावी बॉन्ड जो है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका धन विधेयक के तौर पर प्रस्तुत हुआ था। कैसे प्रस्तुत हुआ था, धन विधेयक के तौर पर प्रस्तुत हुआ था। तो इसको राज्यसभा से तो कोई मतलब है नहीं। अब देखेंगे चुनावी बॉन्ड में होता क्या क्या है। यह एक वचन पत्र की तरह जिसे कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित कंपनियां खरीद सकती है। तो सबसे पहले चुनावी बॉन्ड को खरीद कौन सकता है, तो आप भी खरीद सकते हो या फिर कंपनियां भी खरीद सकते हैं। आपको पता है भारत में जो पैन कार्ड जो बनता है, परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है, तो व्यक्ति के नाम से बनता है या फिर कंपनी के नाम से बनता है, ठीक है। अगर हमको बनाना होगा तो अपने, जैसे मान लीजिए हमको भविष्य में कोचिंग खोले चाहे कुछ भी खोले, तो किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर। जब सब कुछ रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप चाहोगे तो किसी भी संस्था के नाम से भी, जैसे डिस्ट्री आईएएस है सपोज है, ठीक है, तो डिस्ट्री आईएएस का भी अपना एक पैन कार्ड होगा डिस्ट्री आईएएस के नाम से, ठीक है। डिस्ट्री आईएएस के जो फाउंडर जो विकास दिव्य कृति, उनका भी पैन कार्ड होगा, सबका होगा। तो अगर डिस्ट्री आईएएस अगर चाहे वर्तमान सरकार को या फिर किसी भी सरकार को अगर चुनावी चंदा देने, तो वो मतलब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के चंदा दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनके फाउंडर चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और ये जो खरीदेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो खरीदेंगे, चुनावी बॉन्ड जो खरीदे, किस बैंक के माध्यम से खरीदेंगे, तो केवल भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदा जा सकता है। किसे खरीदा जा सकता है, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टियां जो मतलब आपको चंदा जो देंगी, उनका नाम गुमनाम होगा। क्या होगा, नाम उनका गुमनाम होगा, पता नहीं चलेगा कि किसने दिया है, ठीक है। मतलब नाम को मतलब क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति या पार्टी के इन बांडों को डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदने की अनुमति थी, सॉरी, किसी व्यक्ति या पार्टी को इन बॉन्ड को, ठीक है, डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदने की अनुमति नहीं, तो डिजिटल रूप से खरीद सकते थे और चेक के माध्यम से खरीदने की अनुमति थी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। चुनावी बॉन्ड पर दानदाता का नाम नहीं होता था। चुनावी बॉन्ड जो होगा उस पे क्या होगा, दानदाता मतलब किसने दिया उसका नाम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए पात्रता कौन होंगे, मतलब कौन इसके लिए पात्रता होंगे, मतलब कौन से राजनीतिक पार्टी को ये मिल सकता है, ठीक है। तो केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है ना, जो चुनाव के समय भी एक लागू हो जाता है, ठीक है, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक 1951 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब चुनाव कराने की क्या प्रक्रिया होगी, विधायक की क्या एबिलिटी होगी, संसद की क्या एबिलिटी होगी, संसद चुनाव के समय को धांधली करेंगे तो उसको कैसे हटाएंगे, संसद के ऊपर बहुत सारा जो नियम कानून जो लगता है, इसे संविधान में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 लाया गया। इसके धारा 29(a) के तहत पंजीकृत है, और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हैं, ठीक है। तो किनको ये पैसा मिल सकता है, ऐसा नहीं कि इसे आपने
आज राजनीतिक पार्टी बना लिया तो आप भी मतलब क्या चुनावी बॉन्ड के मतलब हकदार हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के आप हकदार नहीं होंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है, स्वमत एक पंजीकृत होनी चाहिए, ठीक है। दो तरह की पार्टी हमारे यहाँ होती है, ठीक है, एक होती है क्षेत्रीय पार्टी होती है, एक होता है राष्ट्रीय पार्टी होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पार्टी होना चाहिए, कोई भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार होता है चुनाव आयोग के पास होता है, ठीक है। इसके लिए पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक 1951 है, उसमें धारा 29A के तहत पार्टियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे कम से कम लोकसभा या फिर राज्यसभा के विधानसभा में जो पिछले आम चुनाव हुआ, आम चुनाव दो तरह के होते हैं। लोकसभा के चुनाव को जनरली आम चुनाव कहा जाता है। विधानसभा के चुनाव में भी जनता जनता की मतलब क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होती है, प्रतिनिधित्व होती है, इसलिए उनको भी आम चुनाव हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उनके जितने भी वोट पड़े, उनके जो वैध मत जो होंगे उनके मतलब 1% उनको मिला हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब क्या हो जाएगा, वो मतलब पात्रता मतलब उनके लिए लायक हो जाएंगे, मतलब उनको मिल सकता है, ठीक है। आपको पता है ये सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला था, उसके बाद आई थिंक दूसरे नंबर पे टीएमसी है शायद, तीसरे पे शायद कांग्रेस है, टीएमसी टीएमसी ठीक है। दूसरा कांग्रेस। टीएमसी दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब दूसरी बार बात करेंगे, इसमें मिनिमम कितना का आप खरीद सकते हो, 1,000 रुपया का बॉन्ड कम से कम आप खरीद सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब अगर आपको खरीदना है तो 1,000 के रेशियो में ही आप खरीदोगे, 1,000 के रेशियो में, मतलब इसी के 1,000 10,000 ऐसे करके, समझ रहे हैं ना, मतलब इसके रेशियो में आप खरीद सकते हो। मिनिमम 1,000 रुपया का बॉन्ड था इसमें। चलिए अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे एमएसपी समीक्षा रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। एमएसपी का बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है एमएसपी, CSAP। फिर ठीक है, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग होता है, लेकिन इसकी अनुशंसा कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी अनुशंसा करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जुलाई 2022 में नियुक्ति समिति ने एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के तरीकों पर मंथन करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, ठीक है। अगर पूछा जाएगा एमएसपी कितने कितने फसलों को दिया जाता है भारत में एमएसपी, कितने फसलों के 24 एमएसपी प्राप्त है, 22। 23, 24 है। 23 फसल, नहीं 23, न 23 है। 22 न सर 24 मॉडल न है 23 फसल है, ठीक है। सर, आंसर में सर 24 लिखे हैं अभी। क्या पता कैसे लिखे, तो मैंने गलत कर दिया होगा, ठीक है। वह देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 23 फसल होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि 2004 में एमएसपी में ऐसे दिखाता आया था, है। उसमें 23 ही फसल था, ठीक है। देख लीजिएगा, 23 ही होना चाहिए। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय पैनल का गठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किया गया था, ठीक है। तो कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, 3 कानून थे जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए, लेकिन बाद में सरकार को कानून को वापस लेना पड़ा। रीजन क्या था, तो किसानों को बहुत अधिक दबाव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। ध्यान में रखिएगा, अध्यक्ष एमएसपी का जो वो कर रहे थे, एक आयोग जो बना था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, संजय अग्रवाल। अग्रवाल क्या क्या साहब, शर्तें थी, अग्रवाल। इसके संदर्भ की शर्तें शामिल है, शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देना, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को बदलना, ठीक है, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना, समिति की संदर्भ शर्तों में एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना शामिल नहीं है, ठीक है। एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया गया। किसान का सबसे प्रमुख मांग की बात करेंगे तो क्या था, एमएसपी का कानूनी, आप लोगों ने जितने भी लोगों ने मॉडल आंसर में लिखा है, एमएसपी के जो मुद्दे जो है उसमें सभी 3 कानून को रिलेटेड जो मुद्दा था या फिर किसानों की मांग है, किसी के मॉडल आंसर में ये चीज का जिक्र नहीं था। एमएसपी का फीचर्स, एमएसपी का विशेषता, एमएसपी के लाभ, एमएसपी के हानि, ठीक है, एमएसपी का भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या असर है, वो सब था। लेकिन हम जब भी कहते, जब भी आप प्रश्न को लिखे, आज दो दो प्रश्न था, दोनों प्रश्न को तत्कालीन मुद्दा से जोड़ के लिखा जा सकता था। बाढ़ वाला प्रश्न था या फिर एमएसपी वाला, किसी भी मुद्दा को जुड़ा होने, क्योंकि बाढ़ वाला मुद्दा पे भी तत्कालीन बाढ़ के बारे में चर्चा किया जा सकता है, बाढ़ को लेकर, ठीक है, शुरू में अपनाने जाने वाली कौन सी नीति है। बाढ़ बाढ़ जब भी आता है, कोई भी नेशनल डिजास्टर अगर आता है, डिजास्टर आता है तो दो तरह की तैयारी होती है। जिस डिजास्टर के बारे में हमको पहले से पता होता है, जैसे बाढ़ आने से पहले पता हो जाता है कि बाढ़ आने वाली है, तो दो स्तर की तैयारी क्या होती है, आने से पहले की तैयारी, और फिर वो जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी उसी स्तर का युद्ध लेवल पे काम करना पड़ता। किसी के कॉपी में नहीं लिखा हुआ था, सब बस मॉडल आंसर कॉपी को छाप देते हैं, लगता है आंसर इज रेडी। भारत की पहली है, खत्म हो गई है, इसमें कुछ खास था नहीं, सरकार ने 3 कानून वापस लिए। उसके बाद आपको ध्यान में रखना, जुलाई 2022 में नियुक्त समिति ने एमएसपी को अधिक अभी भी प्रभावी सर जब बनाने और पारदर्शी, दोबारा कृषि शुरू हुआ था ना, कृषि स्ट्राइक, उसमें भी यही था कि हम्म, हमको एमएसपी कानूनी चाहिए। हाँ, एमएसपी को यही कानूनी है। चाहिए, मतलब कोई भी सरकार, मतलब अगर मान लीजिए एमएसपी को हम्म। कानूनी अगर कर देगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी,
एमएसपी अगर जिस बहुत फसल पे दिक्कत। कानूनी अगर कर देगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्या करेंगे लोग? केवल उसी फसल का उत्पादन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? डब्ल्यूटीओ पे असर भी तो पड़ेगा सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको मना करती है। सरकार सब्सिडी दे रही, वही बहुत बड़ा इशू है। चलिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ सब्सिडी के लिए सीधे मना करता है। अब चलते हैं आगे, देखेंगे भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू होगा। ये भी चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके तहत एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। कहाँ पे किया गया? एम्स ऋषिकेश में क्या किया गया कि हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जाएगा ताकि किसी दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाया जा सके। यह सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित होगी। ध्यान में रखिए, प्रोजेक्ट संजीवनी किसे उत्तराखंड में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट संजीवनी का संबंध स्वास्थ्य सेवा से है। किससे है? स्वास्थ्य सेवा से प्रोजेक्ट संजीवनी का संबंध है। तो प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत उत्तराखंड में पहली आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की गई है। आप हम ये बताओ, तो मतलब कितने किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सेवा यह हेलीकॉप्टर प्रदान करेगी? 150 150 किलोमीटर, ठीक है। और बात करेंगे किस एम्स में शुरू किया गया? ऋषिकेश। ऋषिकेश। एक प्रश्न और भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सर, मतलब एक एम्स है, ठीक है। वो मतलब क्या है, लोगों को, ठीक है, ड्रोन के सहायता से घर पे मतलब इंजेक्शन या फिर दवा पहुंचाने का काम करेगी। कुछ दिन पहले का प्रश्न, कौन से एम्स ने ये पहल शुरू किया था? ड्रोन के सहायता से मतलब चिकित्सीय सुविधा लोगों पटना को घर एम्स। तक पहुंचाना। हाँ, ठीक है, ये पटना एम्स ने शुरू किया था ये योजना, ठीक है। कोरोना टाइम। चलिए, अब बात करें, भारत ने किया अंतर्राष्ट्रीय तो अभी ऊर्जा किया था एजेंसी कुछ में दिन पूर्ण, पहले, नहीं कुछ दिन पहले ही का, कोरोना का समय नहीं है, ठीक है। नौबतपुर में मुख्य रूप पहल का से दवा भेजा गया था। मुख्य रूप से क्या करेगी पता है? वो सांप वगैरह जो काट उठ लेता है ना, तो उस समय जो तत्कालीन अवस्था में जो दिया जाता है ना, मतलब इमरजेंसी के समय में, मतलब मान लीजिए फर्स्ट एड वगैरह देना, उसके लिए मतलब वो था। हाँ, नौबतपुर में, पटना ठीक है। एम्स से नौबतपुर गया था पहला बार। बिल्कुल, ठीक है। भारत ने किया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक अनुरोध कर दिया, ठीक है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको IEEA कहते हैं, वहां पे मतलब क्या किया? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य बनने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू की है, ठीक है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य के लिए सदस्यता के लिए शर्त क्या है, क्या कंडीशंस है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य देश होना चाहिए। सबसे पहले वही व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो कि OECD का सदस्य देश होना चाहिए। पिछले वर्ष में शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर, 90 दिनों बराबर कच्चे तेल या उत्पाद भंडार होना चाहिए। मतलब पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर कच्चे तेल या उत्पाद भंडार, रणनीतिक तेल भंडार होना चाहिए, मतलब उसके पास, ठीक है। भारत का वर्तमान रणनीतिक तेल भंडार उसकी आवश्यकता के 95 दिनों के बराबर है, और रिफाइनरी और डिपो में भंडारण के साथ ये 66 दिनों के बराबर है। मतलब भारत इसके लिए काबिल क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए भारत अगर 95 दिनों तक तेल का आयात नहीं करता है, ठीक है, मेनली हम लोग पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश में बुलाते हैं, ठीक है। तो देखा जाता है किस देश के पास कितना दिन है। हो सकता है किसी देश के पास एक दिन का भी न रहे, प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहा हो, पाकिस्तान जैसा देश हो गया। बहुत सारा देश है, हमारे साथ भी ऐसी संभावना रही है जब हमारे पास एक एक दिन, दो दो दिन का रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 95 दिनों का है, ठीक है। अगर हमारे पास ये हमारा अपना स्टॉक है, ठीक है। अगर हम डिपो की बात कर लेंगे, रिफाइनरी की बात करेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाता है? ये ध्यान रखिए, 66 दिन का हो जाता है। कितना हो जाता है? कितने दिन के बराबर? 66 दिनों के बराबर, ठीक है। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे मुख्यालय है? ठीक है, कहाँ पे मुख्यालय है? पेरिस में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें सदस्य देश कितने हैं? 31। कितने हैं? बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितना देश है? तो इसमें ध्यान, 31 देश है। कितने देश है? 31 देश है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो आप हमें ये बताइए, भारत इसका सहयोगी सदस्य कब बना था? भारत इसका सहयोगी सदस्य कब बना था? 2017। भारत इसका सहयोगी सदस्य की बात करेंगे तो कब बना था? 2017 में बना था। इसकी स्थापना बना सकते हैं, कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? हाँ 1975 में हुआ था सर। हाँ, ठीक है, 1900, माइक बंद कीजिए, 1974 में हुआ था। रात में कहाँ पे घूम रहे हैं? रोड पे क्लास करते हैं क्या? 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का क्या होता है? स्थापना हुआ था, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 31 है, ठीक है। और भारत का सहयोगी देश के रूप में शामिल हुआ था, ध्यान रखिए, 2007 में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता की बात करेंगे, भारत है। जाहिर सी बात है, जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक रहेगी वह देश, ठीक है, दो स्तर से ऊर्जा उपयोगिता प्रभावित करेगा। एक तो उस देश में इंडस्ट्री कैसा है और दूसरा उस देश की जनसंख्या कैसा है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और दूसरा एनर्जी का यूज किसके द्वारा किया जाता है, तो जनता के द्वारा भी किया जाता है। दोनों मैटर इफेक्ट करता है, तो इसके लिए भारत जो अप्लाई किया है। कंडीशंस क्या है इसके लिए, कंडीशंस क्या है इसके लिए, तो सबसे पहले भाई कंडीशंस के ओसीईडी का सदस्य होना चाहिए। साथ में उस देश के पास 90 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार होना चाहिए। दो कंडीशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। भारत के पास 95 दिनों का है, तेल डिपो वगैरह को जोड़ेंगे तो 66 दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। आईए की बात करेंगे, भारत 2017 में क्या हुआ था, इसका सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अब भारत को क्या बनना है इसमें, तो भारत को पूर्ण सदस्यता बनना है। क्या बनना है, तो भारत को पूर्ण सदस्य बनना है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात सर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब मार्च वाला मैगजीन है ना, मार्च वाला क्या? मैगजीन है ना, मार्च वाला मैगजीन है। हाँ हाँ, सर मार्च कौन वाला सा वॉल्यूम न्यूज़ 4, कह रहे हैं? नेशनल। हाँ नेशनल। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यूएई दौरा संपन्न हो चुका है, ठीक है। मोदी जी गए, कहाँ गए, यूएई गए। यूएई गए मोदी जी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे पर अबू धाबी के शहर में पहले हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया, ठीक है। कौन सा मंदिर का नाम क्या है, बीएपीएस। बीएपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, बाबा ठीक है, क्या होगा बीएपीएस का फुल फॉर्म। इसका बाबा नाम है, बोले बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है। इसका नाम है, बच्चों क्या पढ़ेंगे इसको, बच्चों अपना बोचास बोचासन वाणी, क्या नाम है इसका, बोचासन वाणी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, याद रहेगा। क्या पढ़ेंगे, स्वामी नारायण मंदिर, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बोचासन वाणी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है, बोचासन वाणी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का, यूएई अबू धाबी में। ठीक है। कहाँ पे किया गया, अबू धाबी में किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया, अबू धाबी में। मोदी जी गए थे तो वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया गया था मोदी जी के नाम से। कौन सा कार्यक्रम था, अहलान मोदी। कौन सा कराना है, हाउडी मोदी नहीं, अहलान मोदी। कौन सा, अहलान मोदी, ठीक है। अहलान का मतलब क्या होता है, वेलकम। वेलकम। तुक्का मारने की पता है सही में, तुक्का मार रहा था। नमस्ते होता है। क्या होता है, अहलान का मतलब क्या होता है, नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते होता है, ठीक है। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन 2015 में मंदिर के निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन दान में दी थी, ठीक है। कितनी जमीन में बना हुआ मंदिर, 13.5 एकड़ में बना। अपने इस दौरे पे पीएम ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। किस स्टेडियम में हुआ था, स्टेडियम का भी नाम ध्यान रखिए, कौन सा स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम, ठीक है, शेख जायद स्टेडियम, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम था, अहलान मोदी। अहलान का मतलब नमस्ते, ठीक है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही यूएई यूपीआई आधारित भुगतान शुरू कर देगा, ठीक है। तो यूपीआई के फोन पे ने तो यहाँ पे समझौता कर ही लिया है ना कंपनी से, फोन पे ने किया है ना यूएई के किसी कंपनी से, फोन पे के माध्यम से आप ऐसा होता है यहाँ पे पेमेंट कर भी सकते हो, ठीक है। तो मोदी जी यूएई के 2 दिवसीय दौरा पे गया, किस मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, स्वामीनारायण ठीक टेम्पल। है, बिल्कुल स्वामीनारायण मंदिर बीएपीएस, ठीक है। बात करेंगे मंदिर का निर्माण के लिए जमीन दान की गई थी, निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी, तो क्या बताएंगे, 2015 कब शुरू हो गई थी, 2015 में। ठीक है, 2015 में इसके लिए मतलब क्या हो गया था, प्रक्रिया शुरू हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे तो आप हम ये बताइए, इस दौरे पे मोदी जी ने कौन से कार्यक्रम को संबोधित किया, अहलान, ठीक है। कार्यक्रम कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे, शेख जायद स्टेडियम, कहाँ पे, शेख जायद स्टेडियम, ठीक है। अब आते हैं आगे। संसद ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है, ठीक है। कौन से विधेयक को पारित कर दिया गया संसद के द्वारा, एसटी आदेश। बिल्कुल ध्यान में रखें, तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति
आदेश, ठीक है, अधिनियम 2024। संसद द्वारा संविधान जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जातीय समूह, ये जाति समूह का नाम नोट कीजिए। एक पादरी जनजाति है, कोली है, गड्डा ब्राह्मण को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन 2024 को लागू किया गया है, ठीक है, लागू किया गया है। किस किस जाति को, ठीक है, किसकी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, कौन कौन सा समुदाय है, क्या बताएंगे? तीनों समुदाय का नाम बताइए, कौन सा समुदाय है? कोली, पदारी, ब्राह्मण, पादरी, पदारी, पदा- कोली, गड्डा ब्राह्मण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीनों को मतलब क्या दिया गया है? तो तीनों का मतलब एसटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, एसटी का दर्जा, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण, ठीक है। अब इन जातियों को 10% आरक्षण मिलेगा। कितना आरक्षण मिलेगा? 10%। ठीक है, बिल्कुल 10% आरक्षण इनको दिया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल समुदाय यहाँ पे पहले से, ठीक है, गुज्जर और बकरवाल जो ST पूर्व है में सर। जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। कौन सा? गुज्जर समुदाय और बकरवाल समुदाय, ठीक है, इनके गुज्जर और जम्मू कश्मीर की बकरवाल। अनुसूचित जनजाति है, इनकी आरक्षण 10% में कोई कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो अब जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति समुदाय में अगर बात करेंगे तो कौन कौन आ गया? गुज्जर आ गया, बकरवाल जो कि पहले से थे, ठीक है, माइक बंद कीजिए, बहुत आवाज आ रही है, ठीक है, गुज्जर और बकरवाल, ठीक है। बकरवाल। अब जाके इस बार किनको दिया गया है? पदारी, ध्यान रखें, पदारी को, कोली को, गड्ढा को दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, जी सर। क्लियर। तो जम्मू कश्मीर के कितने जनजाति को 10% आरक्षण मिल गया? 5 को मिल गया ना, 2 को तो पहले से मिला था, गुज्जर और बकरवाल को। अब जाके किसे मिला? 3 को अभी फिर से दिया, पदारी को और कोली को और कोली, गड्ढा को, ठीक है। अब चलेंगे नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, बनारस और पहाड़ी जनजाति समूह विशाखापट्टनम तो के, है, कौन? पहाड़ी जनजातीय समूह, पादरी, कोली और गड्ढा 4 और गुज्जर और बकरवाल 6 हो गया। अरे पहाड़ी जातीय कोली- समूह का ही एग्जाम्पल है ये सब। ये पहाड़ी जातीय नहीं, समूह, किसी कॉमा- पादरी कॉमा हुआ जनजाति, है, कोली और कॉमा हुआ है, वो अलग होता है, अलग होता है। मेरे हिसाब से पहाड़ी जाति समूह उसी को एनसीईआरटी कहते हैं, देख में लीजिए। एनसीईआरटी कोमा ज्योग्राफी में है। दिया हुआ है। हाँ सर, ये जाति समूह के आगे कोमा गुज्जर लगा और हुआ है। बकरवाल जनजाति हैं, एथी हैं सर, एसटी हैं। अब तो ऑलरेडी एसटी है पहले से, इसमें तो कोई, तो जिस नहीं, समय नहीं, जम्मू कश्मीर की ठीक बात है। करेंगे, जम्मू कश्मीर जिस समय राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तभी से गुज्जर और बकरवाल को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। इस बार देखिए इंग्लिश वाला में चेक कीजिए, तो ये पादरी, सर, ये पहाड़ी देखिए ना। जातीय क्या, एक पहाड़ी जाति के बाद कॉमा लगा हुआ है। हाँ। ठीक है, हो कोमा लगा सकता हुआ है, है, ठीक है, हो सकता है अलग से जाति समूह होगा, पहाड़ी जातीय समूह, नहीं दिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑनलाइनर में है ये। मतलब अलग से दिया हुआ इसके बारे में। पहाड़ी जाति को एसटी समुदाय घोषित किया था जम्मू कश्मीर। चलिए ठीक है, हाँ, पहाड़िया समुदाय है वहां पे सर, ठीक है, चलिए ठीक है। नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक रूपांतरण के लिए योजना तैयार की है, ठीक है। किस किस शहर के लिए किया है? सूरत के लिए, मुंबई के लिए, वाराणसी के लिए और साथ में विशाखापट्टनम के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक रूपांतरण के लिए क्या किया है? तो योजना को मतलब क्या किया है? तैयार किया इन्होंने, ठीक है। वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में नीति आयोग ने 4 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्लान तैयार किया है, ठीक है। कौन कौन से शहर है? शहर का नाम बताइए, शहर का नाम क्या है? मुंबई, सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम। बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन शहरों में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्लान को तैयार किया गया है, तो 4 शहर का नाम आप क्या बताएंगे? एक मुंबई है, सूरत है, वाराणसी है और विशाखापट्टनम है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का एक शहर है, साउथ इंडिया का भी एक शहर है, वेस्ट का 2 शहर है, ठीक है। तीनों का चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत को एक विकसित भारत का लक्ष्य, ठीक है, भारत एट द रेट विकसित कब का लक्ष्य रखा गया है? भारत कब तक विकसित बनाने का लक्ष्य है? 2047। 2047। भारत अंतरिक्ष में अपना एक स्टेशन कब तक स्थापित कर लेगा? 2040। 2035 तक, ठीक है। कब है? 2035 तक, ठीक है। नीति आयोग 2050, ठीक है, 2050 और नीति आयोग 2050 मतलब 20-25 और शहरों के लिए आर्थिक योजना तैयार करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र है, ठीक है। तो ये तो भी 4 शहरों के लिए तो बना लिया नीति आयोग ने, ठीक है। 20-25 और शहरों के लिए आर्थिक योजना बनाने का योजना बना रहा है, जो कि मतलब क्या है? वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे तो एक विशेष आर्थिक गलियारा क्षेत्र घोषित किया गया था, इसको बोलते हैं सेज बोलते हैं, ठीक है। सेज की अवधारणा वाजपेयी जी की सरकार में 2006 की 4, ठीक है, है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 6।
देख लीजिएगा, वाजपेयी जी के सरकार में आया था, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे पास पहले से है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। अभी नीति आयोग 20-25 और शहरों के लिए आर्थिक योजना तैयार करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र है। किन किन शहरों में शुरू हो गया? तो मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम, ठीक है। भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखें कब तक, ठीक है। ध्यान रखें कब तक बनाना है भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? ठीक है। अभी हमारा कितना, अभी 5 ट्रिलियन का है कि 6 ट्रिलियन का है अभी हमारा? नहीं सर, तो सारे साढ़े कितना तीन ट्रिलियन का? है। पा- साढ़े तीन है। 5 साल और 2030 क्रॉस तक में बनेगा। तीन है, अभी 5 कहाँ पहुंचे? हाँ, तीन। 3.5 ही है, ठीक। 2030 तक पहुंचेगा। हम्म, ठीक है। 5 2023 में नीति आयोग के विकसित भारत 2023 में नीति आयोग के विकसित भारत @2047 के लिए 10 क्षेत्रीय थीम विजन को एकीकृत करने का काम सौंपा गया, ठीक है। नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई से विकसित भारत 2047 के लिए काम करे, और इसके लिए कितने, ठीक है, 10 क्षेत्रीय थीम विजन को एकीकृत करने का काम सौंपा गया, ठीक है। चलिए, संगीत नाटक अकादमी स्थापना कब हुआ था? मुख्यालय कहाँ है? 1954 मुख्यालय का मुख्यालय, मुख्यालय का मुख्यालय नहीं दिल्ली। नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका एक क्षेत्रीय केंद्र खोला गया था। क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे खोला गया? संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है। तो क्षेत्रीय केंद्र की बात करें हैदराबाद में, कहाँ पे है? क्षेत्रीय केंद्र की बात करेंगे हैदराबाद में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत में इसका पहला केंद्र है, ठीक है। साउथ इंडिया की बात करेंगे तो कहाँ पे इसका पहला केंद्र है, आप इसको जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में मुख्यालय। स्थापना भी आपने बताया, कब बताया संगीत नाटक अकादमी का स्थापना? 1954 1954। बिल्कुल 1954 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1954 होगा संगीत नाटक अकादमी। और एक ललित कला अकादमी है, ठीक है। ललित कला अकादमी का कब है? 56 बताइए। वही 1956 53 है लगभग। 53 है कि 54 है? 54 है, ठीक है। क्या है? दोनों। उसका भी 54 है, ठीक है। ललित कला अकादमी का भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 54 है, ठीक है। और संगीत कला अकादमी का, उसका भी 54, ठीक है। ध्यान रखें, इसका भी क्या है? संगीत कला अकादमी का भी बात करेंगे तो इसका 54 नहीं, ठीक है, इसका 53 है, ठीक है। संगीत कला अकादमी की बात करेंगे तो 1953, और ललित कला अकादमी की बात करेंगे तो 1954, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों का मुख्यालय से। इनका पहला दक्षिण भारत का क्षेत्रीय कला कहाँ पे खुल गया है? हैदराबाद में, ठीक है। इस संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत में इसका पहला केंद्र है। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन। ये भी पूछा जाता है किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री या फिर सरस्वती मंत्रालय, ठीक है, सॉरी, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। और देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय भी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, स्वायत्त है, ठीक है। ध्यान रखिए कैसा ही क्या है? स्वायत्त है, ठीक है। फिजी के डिप्टी सीएम विमान प्रसाद राम मंदिर अयोध्या का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए, ठीक है। तो फिजी का सीएम का नाम, डिप्टी सीएम का नाम क्या है? विमान प्रसाद। क्या नाम है इनका? विमान प्रसाद नाम है, जो कि राम मंदिर, ठीक है। ध्यान में, राम मंदिर अयोध्या का दौरा करने वाले क्या बन गए? तो पहले विदेशी नेता बन गए, ठीक है। क्या है? डिप्टी सीएम है, ये डिप्टी पीएम है, सॉरी। अब आप आगे देखेंगे तो क्या प्रश्न बनता है? राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी को, ठीक। 2024 साथ एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा पर भारत पहुंचे। 1879 और 1916 के बीच, ठीक है, भारतीयों के गन्ने के बागवानों में काम करवाने के लिए गिरमिटिया मजदूरों के रूप में, ठीक है, फीजी ले जाया जाता, ठीक है। इसको अनुबंधित मजदूर भी कहते थे। इनके साथ एक अनुबंध किया जाता था जो मुख्यतः 5 और 10 वर्षों का होता था, अनुबंध, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी साथ 10 वर्ष लिखे हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने कहीं भी 5 और 10 दोनों पढ़ा था। तो उतने दिन के लिए मतलब क्या करेंगे वहां पे? मतलब क्या करेंगे? वो अपना खेती बाड़ी करेंगे, मुख्यतः किससे? गन्ना का। किसका? मुख्यतः गन्ना का, या फिर बागानों में, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होता था ना, जब वहां पे 5 साल 10 साल जब वो कंटिन्यू जब वहां पे रह जाते थे तो वहां का वातावरण में घुल जाते थे। और 5 साल 10 साल कंटिन्यू रहने के लिए घर वगैरह तो चाहिए ना, यहाँ से उनका पूरी तरीके से कनेक्शन टूट जाता था, तो वहीं पे वो कंटिन्यूअस रहने लगते थे। बाद में वहां से आने का उनका मतलब क्या बोलते, वहां का भी संपत्ति नहीं छोड़ सकते हैं,
और वहां पे उनका व्यवसाय भी मिला हुआ है, इस वजह से नहीं आ पाते थे। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अगर भारत में सबसे पहले अगर कोई आंदोलन अगर शुरू करने की किया तो ये अनुबंधित मजदूर के खिलाफ ही उन्होंने शुरू किया था। उसे चंपारण को माना जाता है, लेकिन अनुबंधित मजदूर के लिए जो एक्ट, अनुबंधित मजदूर को जो एक्ट जो समाप्त करने का जो प्रक्रिया जो था, इन्होंने बहुत पहले कर दिया था। महात्मा गांधी की कोशिश के द्वारा ही इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रेंचेंट की क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, कुछ शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज है, मजदूर से जो साइन वगैरह जो करवाया जाए, पढ़े लिखे होते नहीं थे, क्या लिखा हुआ नहीं लिखा उनकी समझ की बाहर की चीज थी, इसलिए गांधी जी ने आवाज उठाया था। तो 1879 और 1916 के बीच में बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर को काम करने के लिए कहाँ पे ले गया गया? कहाँ की सीएम है? सीएम कहाँ का है ये? जी फिजी। ठीक है, ध्यान रखें, फिजी, फिजी। तो फिजी भी ले गया काम कराने के लिए। बहुत सारे कैरेबियाई देश ले गया, जैसे कि आप कैरेबियाई देश में जाएंगे, ट्रिनिडाद टोबैगो है, जमैका है, ये सब क्या कैरेबियन देश है, वहां पर भी गए। श्रीलंका भी गए। श्रीलंका में भी आप जाओगे तो वहाँ पे कौन सा समुदाय, तमिल समुदाय आपको मिलेंगे। तो सबके सब गिरमिटिया मजदूर के तौर पे ही काम करने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब देश इतना फ्रेंडली कंट्री है, भोजपुरी वगैरह बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री क्या नाम होगा, वहाँ का भाषा ही भोजपुरी हो गया, दूसरा भाषा की पहला मॉरिशस भाषा है। भोजपुरी है, मॉरिशस का। ठीक है, यस अब चलते हैं उत्तराखंड। हाँ, चलेंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, यूसीसी आप लोग जानते हैं, यूसीसी की बात करेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल्स किसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? 44 44 दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ? 44 में दिया हुआ है। ठीक है, 44 में यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है, और उसी को देखते उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, इस विधेयक से उत्तराखंड विवाह और तलाक, उत्तराधिक, लिव इन रिलेशनशिप, उससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करना चाहता है। ठीक है, कौन कौन सा? विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और उससे संबंधित मामलों से कानून को नियंत्रित और विनियमित करना चाहता है। यह कर अनुसूचित जनजाति पे लागू नहीं होता। ठीक, किन पे लागू नहीं होगा? अनुसूचित जनजाति पे लागू नहीं। क्यों नहीं लागू होगा भाई साहब? अनुसूचित जनजाति को संविधान में विशेषाधिकार दिया गया है, और कुछ राज्यों में राष्ट्रपति के पास अधिकार भी होता है अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानून को राज्यपाल को वो कह सकते हैं भाई साहब इसको देख लो। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के संबंधित कानून, अगर कोई कानून बनता है तो राष्ट्रपति उस कानून को राष्ट्रपति के अधिकार से, या फिर राज्यपाल के पास भी कुछ राज्यों में पावर है, कुछ राज्यों में राष्ट्रपति के पास भी कानून को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानून में राष्ट्रपति राज्यपाल के पास स्पेशल पावर होता है। अब देखते हैं आगे, अधिक जानकारी देख लेते हैं। हालांकि गोवा में पूर्व से समान नागरिक संहिता है, क्योंकि यहाँ पे भाई का बात करेंगे तो पुर्तगाली संहिता, पुर्तगाली जब यहाँ पे पुर्तगीज गवर्नमेंट था उसी समय से, मतलब ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, गोवा को मुक्ति कब मिली थी? 1969 तो यहाँ पे बात करेंगे, वो 1961 को मिला था। और ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन कौन था? विजय चला था। ठीक है, अब गोवा का भी बात करेंगे ना, ऑपरेशन ये जो यूसीसी जो गोवा में कब लगा था? सबसे 1867 में यहाँ पे लगाया था पुर्तगालियों के द्वारा, 1867 में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे जो लागू है, लेकिन विधानसभा में कोई कानून पारित नहीं किया गया। ठीक है, गोवा में तो लगा गया है, लेकिन यहाँ विधानसभा से कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ इस कोड को बरकरार रखा गया है। ठीक है, 1961 में जो गोवा को जब मुक्ति मिला तो इस कोड को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इस कोड से संबंधित कोई कानून विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। ठीक है, 1961 में गोवा को मुक्ति मिलता जानते ही है। ठीक है, और गोवा को जब मुक्ति मिला तो कभी कभी पूछ देता है, जिस समय गोवा को मुक्ति मिला उस समय लास्ट गोवा के गवर्नर कौन थे? नाम बताइए, बता सकते हैं कौन थे लास्ट गवर्नर जनरल गोवा के? कौन थे? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मली कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सिल्वा नाम था उसका। क्या नाम था? सिल्वा नाम था। ठीक है, एंटेनियो सिल्वा करके कुछ नाम था, लास्ट में सिल्वा लगा था, वही वहां का लास्ट गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में, ठीक है, समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान ये धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को समान मतलब काम करता है। अब देखिए दो तरह के कानून होते हैं। ठीक है, एक कानून होता है क्रिमिनल, एक कानून होता है क्या बोलते हैं उसको? सिविल सिविल लॉ होता है। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ तो सबके ऊपर समान है। ठीक है, आप भी अगर कोई काम करोगे, हम भी कोई काम करेंगे, किसी भी धर्म का लोग अगर काम करेंगे तो क्रिमिनल लॉ उन पे लागू होगा। ठीक है, अब आते हैं सिविल कानून। आते हैं सिविल कानून में हम लोग का जो विवाह होता है, मुस्लिम का जो विवाह होता है, और
क्रिश्चियंस का जो विवाह होता है, या फिर बात करेंगे सिख का जो विवाह होता है, सबके लिए अलग अलग अपना नियम बना रखा है। बना रखा है कि नहीं बना रखा है? तलाक देने का भी सबका अपना अपना नियम है, गोद लेने का भी सबका अपना अपना नियम है। इसी कानून को मतलब क्या करना है, सही करना है, ठीक है। संपत्ति का बंटवारा का भी सबका अपना अपना नियम बना रखा है। तो इन कानून को भी मतलब क्या करना है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने समान के। लेकिन कुछ गलत भी है इसमें, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का एक नियम इसमें क्या है पता है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहना चाहता है तो पहले दोनों के, ठीक है, लड़का अपने माता पिता से परमिशन लेगा, लड़की भी अपने माता पिता से परमिशन लेगी, तब दोनों साथ में रह सकते हैं। यहाँ की आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रार टाइप का ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि बीपीएससी होता है, जो कि मतलब जन्म मृत्यु सबका पंजीकरण वही करता है। अगर आपका रिलेशनशिप समाप्त हो जाता है उसके बाद रजिस्ट्रार के पास आपको बताना पड़ेगा। आप जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो इसका देखेंगे तो कुछ निगेटिव फैक्ट भी है और कुछ इसके पॉजिटिव फैक्ट भी है। निगेटिव फैक्ट ये है कि भाई साहब हम किसके साथ रहेंगे, हम किससे विवाह करेंगे, नहीं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हम क्यों किसी को पता नहीं चल पर्सनल चीज़ों के बारे में। और पॉजिटिव फैक्ट देखेंगे तो इनसे बहुत अधिक हमारा समाज, जो हमारा कल्चर जो काफ़ी अधिक बदलाव भी हो रहा है, इसके बहुत अधिक समाज पे निगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर होता है तो ठीक ही है, ये सब तो अच्छा चीज़ तो है नहीं, ठीक है। वेस्टर्न चीज़ है, धीरे धीरे फॉलो हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इससे बहुत अधिक क्या बोलते हैं, ऋणात्मक परिणाम भी आपको देखने को, ऋणात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं, टाइम ठीक है। लगेगा, तो सोसाइटी को इसी, एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल किसी भी चीज़ को सोसाइटी पे थोपा नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी उस स्तर पे पहुंच जाए तो इसको ठीक ठीक अपने ही उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश ने सोसाइटी पे थोपा, कौन सा, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, ठीक है, सती प्रथा को कानून बना को समाप्त कर दिया। तो उसका परिणाम क्या देखने को मिला, 1857 का रेवोल्यूशन था। हालांकि दोनों कानून बहुत अच्छे थे, अभी कितना बुरा लगता है भाई, इतना खराब चीज चल रहा था, लेकिन उसका परिणाम, क्योंकि उसके लिए सोसाइटी तैयार नहीं था, ठीक है। तो फर्स्टली हमको पहले सोसाइटी को जागृत करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, लोगों को विश्वास में लेना, फिर उस कानून को मतलब क्या करना चाहिए, उन पे लागू करना चाहिए, ठीक है। चलिए लेकिन भारत का जनता समझती भी तो नहीं है, नहीं तो यूसीसी और सीए वगैरह एनआरसी में इतना इशू होता। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ पे बनेगा, हैदराबाद में बनेगा, ठीक है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में शलारगंज संग्रहालय में रखी गई। ये पूछा जाता है, शलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है, और सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, सलाल जल विद्युत परियोजना नाम नदी पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सलाल यूनिवर्सिटी शलाल है, वो शलार है, ठीक है। शलार अगर पूछेगा सीधे हैदराबाद, सलाल पूछेगा तो सीधे जम्मू कश्मीर, ठीक है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे इसकी नींव रखी गई, कहाँ पे रखी गई, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में आप जाओगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी है। क्या नाम है राष्ट्रपति भवन का नाम, हैदराबाद में आपको राष्ट्रपति भवन भी मिलेगा। क्या, अब वहाँ बैठते हैं राष्ट्रपति? राष्ट्रपति भवन 3 जगह है भारत में, ठीक है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, और एक आपको किसी पहाड़ी राज्य में है, ठीक है, हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में होगा, ठीक है, शिमला में है सर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये इसका जो आवाज जो था, क्या नाम है इसका, निजाम को जो था उसी का बना दिया। एक से नाम कुछ और रखा गया, गूगल कीजिए ना, नीलांचल की क्या नाम रखा गया, कुछ है, मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है। संग्रहालय में विभिन्न समय और भाषाओं को लगभग 1 लाख प्राचीन लेख रखे गए हैं, ठीक है। यह 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल बनाने की भारत की साझा भंडार, ठीक है, भारत श्री पहल से प्रेरित थी। भारत श्री पहल भारतीय कल्चर को, ठीक है, प्रिजर्व करने की मतलब एक भारत सरकार की योजना है, ठीक है। क्या है, तो प्राचीन शिलालेख जो है, ठीक है, प्राचीन शिलालेख को डिजिटल बनाने के लिए भारत साझा का, ठीक है, भारत सरकार का मतलब एक साझा भंडार जो है भारत श्री की पहल है, ठीक है। अब चलेंगे वाराणसी के, ठीक है, वाराणसी के जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में दक्षिणी तहखाने की पूजा की अनुमति दे दी है, ठीक है। ज्ञानवापी मस्जिद आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग जाते हैं पूजा करने, कहाँ पे जाते हैं पूजा करने, तो ध्यान में रखेंगे जगन्नाथ मंदिर जो है, ठीक है, वाराणसी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो है, जगन्नाथ बोलना पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी के परिसर से सटा हुआ ही आपको मिलेगा कौन सा, ज्ञानवापी मस्जिद मिलेगा, ठीक है। इस तहखाना को व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर गर्भगृह के पास स्थित नंदी प्रतिमा के सामने है, ठीक है। उन्हें 1809 में अंग्रेजों द्वारा इस तहखानों का व्यास परिसर को पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए
दिया गया था, ठीक है। और ये बोला जा रहा है, मतलब ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है, जानते ही आप लोग, इसमें से मतलब विवाद का कारण क्या है, इसको मतलब मंदिर को तोड़ के मतलब मस्जिद मतलब क्या हुआ, बनाया गया, ठीक है। काफी चर्चित मुद्दा था, और यहाँ पे वीडियोग्राफिंग वगैरह भी हुआ था। और साथ में बात करेंगे तो एएसआई की टीम भी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एएसआई की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1904 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था, ठीक है। मराठा और सैन्य परिदृश्य वर्ष 2024-25 के यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के लिए भारत द्वारा नामांकित किया गया, ठीक है। मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के लिए शामिल किया गया था। अभी आप हमको बताएं, यूनेस्को का विश्व विरासत सूची जो है, उसमें भारत के कितने स्थानों को संरक्षित किया गया है? स्थान में टोटल वही टोटल 42 कितने हैं? 42 है, ठीक है। कितने हैं टोटल? 42 टोटल कितने हैं? 42 हैं। 42। तो 40 42, ठीक है। 42 है, ठीक है। 42 है, ध्यान में रखिए। अगर पूछा जाएगा मतलब बिहार से कितने हैं, तो बिहार से 2 है, ठीक है। देखिए, विश्व 2। विरासत सूची के लिए मराठा सैन्य प्रदेश 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ था, को सांस्कृतिक श्रेणी में नामांकित किया गया। यह मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। यह नामांकन 12 घटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु जिंजी फोर्ट के राज्य में स्थित है। कहाँ पे है यह नामांकन? कहाँ पे है? 12 घटक जिंजी महाराष्ट्र और तमिलनाडु के जिंजी फोर्ट में स्थित है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थलों की संख्या की बात करेंगे, कितना है? 42 है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपसे 39 पे रामपंपा मंदिर है, 40 की बात करेंगे धौलावीरा है, 41 की बात करेंगे, 41 में क्या है? वही शांति निकेतन, और 42 में वही होलसेल हलेश्वर, का जो मंदिर है ना साउथ का, ठीक है। होलसेल हॉस्टल का मंदिर जो 42 में है, 41 में शांति निकेतन, ठीक है। तेलंगाना में। चलिए, टोटल 42। आप बात करें प्रमुख मराठा किलों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पर प्रमुख मराठा किला कौन है जिनको इनमें शामिल किया है? सबसे पहले रायगढ़। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने 1774 में इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। 1674 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ था, ठीक है। जन्म की बात करेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 1627 में। 1627 में जन्म हुआ था। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था, ठीक है। और उन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 में लूटा था और 1670 में सूरत को लूटा था, ठीक है। शिवनेर की बात करेंगे तो शिवाजी का जन्म स्थान, लेकिन किले पर कभी शासन नहीं किया, ठीक है। तो शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेर के किला में हुआ था, लेकिन कभी शासन नहीं किया। सिंधु दुर्ग की बात करेंगे, शिवाजी के शासनकाल के दौरान कोंकण क्षेत्र में एक द्वीप पर निर्मित है, ठीक है। कौन सा है? सिंधु दुर्ग, ठीक है। अब आते प्रतापगढ़। शिवाजी और अफजल खान के बीच मुठभेड़ जो हुआ था प्रतापगढ़ के किला के पास हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रतापगढ़, ठीक है। और शिवाजी ने अफजल खान की हत्या जो की थी, किस हथियार से की थी? उस हथियार को भारत अभी लाया गया है बघनक से। किसे किया था? बघनक से, ठीक है। अब आते एनवीएस। बगनक, हाँ, क्या बघनक, बोलते हैं? बघनक ही बोलते हैं। बगनक, हाँ, बघनक, बग, बाघ का नाखून, ठीक है। अब आते हैं एनवीएस। एनवीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक समूह शामिल किए गए हैं। इसमें डाई अमोनिया फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और ऐसे सभी अन्य उर्वरक शामिल है, ठीक है। तो एनबीएस, ठीक है। कौन सा? एनबीएस। एनबीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इस योजना के तहत 3 नए उर्वरक को शामिल किए। कौन कौन है 3 नए उर्वरक? एक तो डाई अमोनिया फॉस्फेट, जिनको डीएपी बोलते हैं। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता, बताओ डीएपी का फुल फॉर्म क्या होगा? म्यूरेट ऑफ पोटास और ऐसे सभी अन्य उर्वरक को इसमें शामिल किए गए, ठीक है। एनबीएस उर्वरकों की एमआरपी बाजार निर्धारित होती है और उसे बेचने वाले कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है। यूरिया उर्वरक, इनकी एमआरपी सरकार द्वारा तय की जाती है। यूरिया उर्वरक का एमआरपी कौन तय करती है? कौन तय करती है? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा तय की जाती है? आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। तो किसके द्वारा तय की जाती है? यूरिया उर्वरक की मतलब किसके द्वारा तय की जाती है, क्या बताएंगे? तो सरकार के द्वारा तय की जाती है। बाकी जो एनबीएस उर्वरकों की एमआरपी मतलब कैसे होती है? बाजार निर्धारित होती है, ठीक है। और उन्हें बेचने वाली कंपनियां निर्धारित करती है। दोनों में अंतर क्या है? जो एनबीएस, ठीक है, एनबीएस जो उर्वरक होंगे उसको मतलब जो कंपनियां बनाएगी वह इसकी कीमत को तय करेगी, ठीक है।
जबकि यूरिया उर्वरक जो होंगे उसकी कीमत कौन तय करेगी? सरकार निर्धारित करेगी। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होते हैं? 40। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कितने होते हैं, ध्यान में रखेंगे तो क्या होता है, तो 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एनवीएस का फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सर इसमें अधिकतम लाभ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है ये। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। चलिए, इसमें अधिकतम लाभ मार्जिन निर्धारित होता है जो उर्वरक कंपनियों के अनुमत होता है। आयातकों के लिए 8%, निर्माताओं के लिए 10%, एकीकृत निर्माताओं के लिए 12% होता है। इसमें अधिकतम लाभ मार्जिन निर्धारित होता है। ठीक है, जो उर्वरक कंपनियों को अनुमत होता है। मतलब आयातक जो है 8% से ज्यादा लाभ नहीं कर सकते हैं, निर्माता 10% और एकीकृत निर्माता 12%, मतलब फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अत्यधिक जानकारी की देखेंगे तो वर्तमान में यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका मूल्य निर्धारित और वितरण वैधानिक रूप से सरकार के द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, मतलब यूरिया को मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उसको मूल्य का निर्धारण करना, फिर वितरण किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान प्रेषण पे किया जाता है, जबकि एनवीएस का भुगतान बेची गई मात्रा पे निर्धारित होती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ऐसे प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में झांकी में, ठीक है, कूदा बोलाई चुनाव प्रणाली का प्रदर्शन हुआ। कौन सा? कूदा बोलाई। कौन सा चुनाव प्रणाली है? कूदा बोलाई चुनाव प्रणाली। ठीक है, कूदा बोलाई चुनाव प्रणाली कहाँ की चुनाव प्रणाली है? तो तमिलनाडु का। आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी एक चुनाव प्रणाली जो था चोल इंपायर में था। कौन सा चुनाव प्रणाली था उनका? चोल का अपना एक डेमोक्रेसी सिस्टम का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? नहीं, ये चोल का नहीं था। क्या नाम था उसका? मे भी इसमें ये होगा इसी में कुछ। लिखा हुआ है खुदा बोलाई चुनाव प्रणाली यही सर, 10वीं यही शताब्दी। सेम है, नीचे लिखा हुआ है। सर वो जो मोदी जी बताए थे ना सर। एक बार मोदी जी ने भी चर्चा लिया तो डेमोक्रेसी पे था, वो भी उधर का ही था। ठीक है, तमिलनाडु के, ये भी तो चोल का ही होगा। ठीक है, तमिलनाडु के झांकी में कुडाबोलाई, ठीक है, चुनाव प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व दिया गया क्योंकि चोलों के ग्राम एग्जाम में प्रशासन जो वही था ना आया वो था डेमोक्रेटिक था। ठीक है, डेमोक्रेटिक था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, कुदाबोलाई चुनाव प्रणाली 10वीं शताब्दी में चोल युग के दौरान उभरा लोकतंत्र की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। इसका प्रयोग ग्राम प्रशासन के चलाने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने और साम्राज्य के लिए लोगों को सामूहिक इच्छा को आवाज देने के लिए किया जाता था। चोल प्रशासन का आप देखेंगे ना, तो जो ग्रामीण स्तर पे चोल प्रशासन जो था डेमोक्रेटिक था, लेकिन सेंट्रल स्तर पे नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, केंद्रीयकृत प्रशासन की बात करेंगे, चोले को डेमोक्रेटिक नहीं थी, लेकिन ग्रामीण स्तर जरूर था। या हाँ, यही तो मैं बोल रहा, उत्तर मेरेरू। ठीक है, यही तो मैं बोल रहा था, उत्तर मेरेरू। ठीक है, उत्तरा मेरेरू लिख ये दिया, अभिलेख है ना उत्तर ये? मेरेरू। हाँ, यहीं पे मिलता है जानकारी, यही उत्तर मेरेरू अभिलेख में मिलता है। या उत्तर मेरेरू उत्तर शिलालेख मेरेरू अभिलेख कांचीपुर जो है। जिला में प्रलेखित है। हाँ, यही परंपरा। अब इसमें मैं बता देता हूँ फुल जो कौन फुल लोग जैसे शामिल हो सकते द्वितीय का थे। था। नहीं, ठीक है, चोल का। नहीं, चोल का है। ठीक है, कुदाबोलाई प्रणाली का अभ्यास उत्तर मेरुरु में बैकुंडा पेरुमल मंदिर में किया जाता था, मंदिर के किनारे। इसका कुछ कंडीशंस भी था। क्या आप लोग कंडीशन जानना चाहें? उत्तर मेरुरु शिलालेख में जो जो व्यक्ति जो इस चुनाव में खड़ा जो होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो कौन हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ कंडीशन थे। ठीक है, सबसे पहले इसमें उम्र सीमा कितनी थी, कितने से कितने वर्ष के लोग जो थे इसमें चुनाव प्रणाली में पार्टिसिपेट कर सकते थे? 40 से ऑप्शन नीचे। दे रहा हूं, 20 से लेके 50 वर्ष के लोग, ठीक है, 25 से लेके 70 साल के लोग, 35 से लेके 70 साल के लोग, या फिर 18 वर्ष जो थी न्यूनतम आयु थी, मैक्सिमम आयु का कोई सिद्धांत नहीं था। 35 से 70। 25। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कितना? 35 से 70 वर्ष के लोग। ठीक है, कौन शामिल हो सकते थे? 35 से 70 वर्ष के लोग जो थे इसमें क्या होते थे? शामिल हो सकते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले यही पूछता, और भी कुछ कुछ कंडीशन थे इसमें। ठीक है, जैसे 35 से 70, उसके बाद मतलब जो भी लोग इस चुनाव में जो खड़ा जो होते थे उनके लिए कंडीशन क्या होता था? अपना संपत्ति का पूरा विवरण देना पड़ता था। ठीक है, क्या देना पड़ता था? संपत्ति का अपना केवल अपना ही संपत्ति का विवरण नहीं देगा। ठीक है, साथ में, ठीक है, क्या होगा? साथ में अपने जो उनके रिलेशंस जो होते थे, जो भी उनके परिवार के लोग जो है, ठीक है, उन सबका संपत्ति का विवरण देगा। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था? उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब क्या होना चाहिए? केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी एक नियम था से अगर वो पहले बार कभी अगर चुने गए हैं तो फिर मतलब दोबारा मतलब 4 या 5 वर्षों तक कुछ मतलब कंडीशन था, वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये सब जो था आपको किस में देखने को मिलता था? उत्तर मेरुरु शिलालेख में मिलता था। ठीक है, ये चोल कालीन थी, परंपरा थी जो कि ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए आता था।
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले ये चर्चा में था। तो गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी में, ठीक है, कौन से चुनाव प्रणाली का प्रदर्शन किया गया? खुदा बोलाई, ठीक है। अब खुदा बोलाई चुनाव प्रणाली कहाँ का है तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु का। कहाँ का है? ध्यान रखिए, तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। खुदा बोलाई चुनाव प्रणाली 10वीं शताब्दी के चोल युग में उभरा और लोकतंत्र की दशा में प्रारंभिक था, ये ध्यान में रखेंगे। कांचीपुर जिला में उत्तर मेरुदु शिलालेख है, उससे ये संबंध रखती है। चलेंगे आप, चलेंगे आगे। भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, ठीक है। तो भारतीय जनसंचार संस्था जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IIMC कहते हैं, क्या बोलते हैं? IIMC, ठीक है। इसको क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कुछ दिन पहले, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के संस्था एक और भी भारतीय संस्थान को दिया गया था। कौन था डीम्ड यूनिवर्सिटी का संस्था दिया NCERT गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ NCERT को, साउथ ठीक है। तो NCERT को और उसके नहीं, बाद एनसीईआरटी बैचलर ऑफ NCERT को मिला है, ठीक है। ध्यान रखिए, NCERT को मिला है। अब भारतीय जनसंचार संस्था IIMC को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देती कौन है? UGC देती है। कौन देती है? UGC देती है, ठीक है। कभी भी पूछेगा, विश्वविद्यालयों के अलावा अध्ययन के लिए विशिष्ट क्षेत्र में बहुत उच्च मानक पर काम करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के UGC की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान घोषित किया जाता है। एडवाइस UGC करेगी, केंद्र सरकार घोषित कर देगी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो अभी आपने किससे देखा? IIMC को मिला है, ठीक है। उससे पहले किससे मिला था? NCERT को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। कंडीशंस क्या होते हैं? तो विश्वविद्यालय के अलावा तो होते, विश्वविद्यालय तो है, उसके बाद भी अगर बात करें किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत उच्च मानक पे काम करने वाले उच्च शिक्षा संस्था जो होते हैं, UGC के सलाह पे उनके केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। जो कि संस्थान मानित विश्वविद्यालय है, उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेष अधिकार प्राप्त है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम 1956 के धारा 3 के तहत मतलब क्या किया गया है? घोषित किया गया है। पेटा ने, ठीक है, पेटा ने भैंस और बुलबुल की लड़ाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये पेटा जो है ना, भारत से भाग गया है, इसको जूता निकाल कर मारना चाहिए, ठीक है। हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहता है। तो पेटा ने भैंस और बुलबुल की लड़ाई मोह जूझ को, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। इसमें किसकी लड़ाई होती है? भैंस की लड़ाई किसके साथ होती सर, है? बुलबुल के साथ। एमनेस्टी इंटरनेशनल था ना, पेटा कैसे चला जाएगा? पेटा भी सर अब नहीं काम करती सर भारत में, चला गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। तो तुमने पेटा भी शायद हर छोड़ साल दिया से ना, अवार्ड पेटा भी देता है शायद ये। छोड़ दिया। पेटा नहीं, अवार्ड अभी तो अवार्ड दिया वो तो मानवाधिकार से संबंधित है। सोनाक्षी सिन्हा वगैरह को एमनेस्टी दिया। हाँ, तो हाँ वही तो ठीक गया है, ना, चलिए इंटरनेशनल पे लग गया ठीक है, तो। जो भी हो। चलिए, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने भैंस और बुलबुल की लड़ाई मोह जूझ की प्रथाओं को पुनः उद्धार के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय को चुनौती दी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये मोह जूझ की जो प्रथा जो होती है, इसमें भैंस और मतलब क्या होती है? बुलबुल की लड़ाई होती है। कहाँ पे होती है? असम में होती है, ठीक है। पेटा या पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोगों का एक पशु अधिकार संगठन, जिसका मुख्यालय USA के वर्जीनिया के, ठीक है, नॉर्फोलक में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसको ये अवार्ड देता है वो लोग खुद ही मतलब मांसाहारी होता है, ठीक है। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई असम में मोहजूज के नाम से जाना जाता है। ये असमिया शीतकालीन फसल उत्सव माघ बिहू जनवरी से, माघ बिहू जो जनवरी में होती है, उनसे मतलब जुड़ी एक लोक संस्कृति का मतलब क्या है? हिस्सा है, ठीक है। कहाँ पे होता है? ये पारंपरिक भैंस का मतलब लड़ाई होता है। आप जाओगे यहाँ पे साउथ में जाओगे तो यहाँ पे और भी एक मतलब भैंस की लड़ाई किया जाता है। क्या नाम है उस लड़ाई का? कंबाला बोलते हैं। अम्बाला, जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू भैंस का नहीं होता, बैल का होता है, ठीक है। जल्लीकट्टू किसका? वो भी तमिलनाडु में होता है, बैल का होता है, ठीक है। कंबाला जो होता है भैंस का होता है, ठीक है। मोजू जो तो होता है असम में कंबाला सर होता है, तो ठीक वो है। होता है ना, उसको गीला मिट्टी में उसको रेस कराते हैं, वही ना? हाँ, तो भैंसे को लेके दौड़ते हैं ना, भैंस को ही दौड़ते हैं उसमें, ठीक है। गीला मिट्टी में कंबाला। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले के बाद ये लड़ाई बंद हो गए थे, जिसमें तमिलनाडु में जलीकुट्टी आयोजनों और बैलगाड़ी के दौर पर प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में बैल के इस्तेमाल पर मतलब रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौर की अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारें द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखते हुए 2014 में फैसलों को मतलब क्या किया? खारिज कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जलीकट्टू तमिलनाडु में है। कंबाला, ध्यान रखिए, कंबाला कहाँ पे होता है? कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? केरला में। कर्नाटका में है कपाल, केरला में तो नहीं होता है, कर्नाटका ठीक है। है, या तो कर्नाटक में होता होगा, ठीक है। बालाघाट मोहजूज कहाँ पे होता है?
मोहजूज कर्नाटका। असम में, ठीक है। हाँ, असम तो में। मौजूद यहाँ पे असम बात करेंगे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब है? 1960 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखते हुए 2014 के फैसलों को खारिज कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सबको प्रतिबंधित किया गया, लेकिन फिर भी सोशली मतलब क्या किया जाता है, तुम प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। लोक परीक्षा, वहां से मालूम लोक आया परीक्षा है। कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हो गया, ठीक है। लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक की बात करेंगे, 2024 लोकसभा में क्या हुआ, पेश हुआ है, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है, ठीक है। विधेयक की धारा 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो कि सार्वजनिक परीक्षाओं में मौद्रिक या गलत लाभ के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर है, ठीक है। लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक कब आया है? 2024 में आया है। इसको लोकसभा से पास कर दिया, ठीक है। विधेयक की धारा 3 में कितने कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो कि अनैतिक तरीके से आप किसी भी प्रकार के परीक्षा में पेपर आउट करवाते हैं, ठीक है, मौद्रिक लाभ लेने के लिए, तो वो सबको शामिल किया है। कितने कितने इसमें है, कितने कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है? 15 कार्य को सूचीबद्ध किया। कितने कार्य को? 15 कार्य को सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। अनुचित साधनों से प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, प्रश्न पत्र का ओएमआर रिस्पॉन्स शीट में बिना अधिकार के अपने कब्जे में लेना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, इस सब के सब इसमें शामिल है। विधेयक की धारा 2 के सार्वजनिक परीक्षा को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या किसी एक ऐसे प्राधिकरण जिसे केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, ठीक है। अनुसूची 5 में सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण की सूची है जो कि यूपीएससी की बात करेंगे, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी इसको एनटीए कहते हैं, ठीक है। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी भी है, ठीक है। सबको शामिल किया गया, ठीक है। कौन कौन 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण की सूची है। यूपीएससी जानते हैं बहुत सारी परीक्षा करवाती है भारत में, एसएससी को भी शामिल किया गया है। आरआरबी की बात करेंगे, आईबीपीएस, सबके सब केंद्र सरकार के अधीन है, ये सारी की सारी संस्था है, ठीक है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी रेलवे की एग्जाम करवाती है, आईबीपीएस बैंक की एग्जाम करवाती है, ठीक है। एनटीए की बात करें, क्या करती है एनटीए? यूजीसी नेट वगैरह की एग्जाम करवाती है ना ये। और सीयूईटी की बात करेंगे तो सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है, ठीक है। तो इस सब का मतलब क्या कि भारत सरकार ने अपने अंदर में लेके इसके लिए मतलब कानून बनाया, ठीक है। अब राज्य के लिए बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस होगा, उसके लिए राज्य खुद भी बनाएगी, ठीक है। आप चलते आगे, क्या है विधेयक की धारा 9 के अनुसार संज्ञेय बिना वारंट के गिरफ्तार होगा, ठीक है। जो व्यक्ति पे डाउट होगा संज्ञेय को बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी किया जाएगी। गैर जमानती होगी, मतलब जमानत अधिकार का मामला नहीं होगा, मजिस्ट्रेट जमानत पर फैसला करेगा, ठीक है। गैर समन योग्य होगा, शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो शिकायतकर्ता जो है वो मामला को वापस नहीं ले सकता है, ठीक है, ध्यान में। मतलब एक बार शिकायत कर दिए तो कर दिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या क्या है इसमें। बिना वारंट की गिरफ्तारी, गैर जमानत में जमानत नहीं मिलेगी, गैर समन योग्य होगा, शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति ने जोश में आके केस किया, ठीक है, जिस व्यक्ति पे केस किया उसने मतलब क्या किया, धमकाया उसे, ठीक है, और उसके बाद मतलब उसने क्या किया, बोला था तुम केस वापस लो, उस पर दबाव बना, वो व्यक्ति क्या गया, केस वापस ले लेता है। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सजा 3 से 5 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्या फायदा, 10 लाख तक का जुर्माना देखे पेपर तो आउट करेगा ही, करोड़ों रुपया का धंधा होता है। इसे उम्र कैद की सजा एटलीस्ट कम से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। 3 से 5 साल का जेल काट के कोई व्यक्ति और करोड़ों का धांधली करता है तो चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं हुई, ठीक है। 16 राज्यों में कितनी घटनाएं हुई? 48 घटनाएं हुई पेपर लीक की, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा में कदाचार के कारण देरी होता है और परीक्षाएं रद्द हो जाती है, जिससे लाखों युवाओं की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वर्तमान में इससे संबंधित ठोस कानून नहीं है। आपराधिक तत्वों उनकी राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में बाधा डालने से रोकने में मतलब क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो कुछ विशेष नहीं था, क्या क्या था, 3 चीजें, 3 कंडीशंस है, क्या क्या होंगे, सजा क्या मिलेगी, तो 3 से 5 साल की सजा मिलेगी, साथ में 10 लाख रुपया भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई द्वारा कक्षा 9 से 12 तक है, ठीक है, क्रेडिटाइजेशन लागू की योजना सुनी, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटाइजेशन, ठीक है। तो 9 से लेके किस कक्षा तक की बात की गई, 12 तक का, ठीक है। अब जानते हैं एक नई आर्थिक न्यायिक शिक्षा नीति आई थी, ठीक है। नई शिक्षा नीति कब आई थी?
ठीक है। 2020 में आपकी आई थी नई शिक्षा नीति आई थी, ठीक है। नई शिक्षा नीति की बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे। कस्तूररंगन जी के अध्यक्षता में समिति ने कुछ अनुदेश दिए थे। 2020 क्या है, ठीक है। व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच में सैनिक समानता स्थापित करना, शैक्षणिक समानता स्थापित करना। व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच में शैक्षणिक समानता मतलब क्या करना है, स्थापित करना है। इसे लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2022 में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का सुझाव दिया गया। क्या है, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, एनसीआरएफ के बारे में जान लेते हैं। एनसीआरएफ स्कूल और उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण और कौशल विकास के एकीकरण के लिए एकीकृत क्रेडिट ढांचा है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कौशल, ठीक है, कौशल विकास, शिक्षा में प्रशिक्षण और कौशल विकास, ठीक है। सीबीएसई योजना के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1200 अनुमानित शिक्षण घंटों से बना होगा, ठीक है। कितने, एक शैक्षणिक वर्ष में कितना, 1200 अनुमानित शिक्षण घंटा, ठीक है, जो पास घोषित होने के लिए 40 क्रेडिट अर्जित करने में तब्दील होगा। अंततः छात्र किसी विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन कराने के लिए पर्याप्त क्रेडिट अर्जित करेगा, ठीक है। कितने क्रेडिट होंगे इसमें, 40, ठीक है। इसकी एक शैक्षणिक वर्ष में अगर बात करेंगे तो कितने अनुमानित शिक्षण घंटों से बना होगा ये, 1200, ठीक है। उसके अनुसार फिर क्या मिलेंगे, क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। इसी क्रेडिट के अनुसार क्या होगा, छात्र किसी विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन कराने के लिए पर्याप्त क्रेडिट अर्जित करेगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रांस में आपको यूपीआई लॉन्च हो गया, ठीक है। यूपीआई लॉन्च होगा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। भारत में आधिकारिक तौर पर फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लॉन्च किया, ठीक है। या यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण को साकार करने का दिशा में ये पहला कदम। अगर पूछेगा पहला यूरोपीय देश कौन बनेगा जो कि यूपीआई को स्वीकार किया है, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या बन गया, यूपीआई, फ्रांस बन गया, ठीक है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ई कॉमर्स और तीव्र भुगतान को सुरक्षित करने के लिए फ्रांस द्वारा यूपीआई भुगतान तंत्र को मतलब क्या किया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ध्यान में वैसे रखेंगे। पहले सिंगापुर था, फ्रांस यूरोपियन यूरोपियन देश है सिंगापुर, वो यूरोपियन नहीं। नहीं सिंगापुर पहले किया था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये अच्छा, यूरोपियन में फ्रांस आ गया। ये फ्रांस अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेगा यूरोपियन देश में फ्रांस ही होगा। अब बात करेंगे यूपीआई को लॉन्च कब किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। कब लॉन्च किया गया यूपीआई को, 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है। हम लोग यूपीआई को बनाए थे, पता नहीं था, तो हम लोग उस समय ना यूपीआई पे गूगल पे ना उसको शेयर करने पे ना किसी के पास था नहीं, बहुत पैसा हम लोग कमाए थे, 50 रुपया आता था। ठीक है। 100 रुपया मिलता था। हाँ, मुझे मिला था एक बार 51 रुपया, 51 मिनिमम 51 रुपया था, मैक्सिमम तो अभी तो 201 रुपया भी देता है, लेकिन सबके फोन में ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो मिनिमम जो था कितना था, 51 रुपया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। था उसमें तो हम लोग खूब शेयर करते थे, दिन भर आपस में पैसा भेजते रहते थे, स्कैन करने पे 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया मिलते रहता था, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में एनपीसीआई को। हाँ नया था, अब तो कुछ नहीं देता, फूटी कौड़ी तक नहीं देता है, ठीक है। 2016 में एनपीसीआई और मतलब आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली, जो अंतर बैंक लेन देन में सुविधा, अंतर बैंक का बैंक में समझ, मतलब 2 बैंक को आपस में कनेक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। अभी भी एक कंपनी है जो देता है ये काम का, क्रीड देता है, ठीक है। क्रीड पे नया अकाउंट खोलने पे ना 700-800 रुपया आ जाता है, ठीक है। अब आए खुफिया और सुरक्षा संगठनों को आईटीआई अधिनियम के तहत छूट नहीं, ठीक है। आरटीआई, ठीक है, खुफिया और सुरक्षा संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत छूट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुना कि खुफिया और सुरक्षा संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत छूट नहीं दी जाती है जब मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित हो। आपको पता होना चाहिए आरटीआई में सूचना, आरटीआई में, ठीक है, खुफिया एजेंसी को और सुरक्षा संगठनों को शामिल नहीं किया गया। मतलब आप ये सेना से आप आरटीआई के तहत मतलब कुछ मतलब नहीं मांग सकते। अभी खुफिया एजेंसी है, रॉ हो गया, सीबीआई का जो भी होगा, उनसे मतलब किसी सूचना को आप नहीं मांग सकते। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई साहब देखिए, खुफिया और सुरक्षा संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत छूट नहीं होगी जब कंडीशन क्या होंगे, जब कंडीशन भ्रष्टाचार का होगा या फिर मानवाधिकार का होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में उनको छूट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन कंडीशन, भ्रष्टाचार और ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है। आरटीआई अधिनियम धारा 24 अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत उल्लेखित संगठनों द्वारा जानकारी का खुलासा करने पर रोक लगाती है। धारा 8A सूचना प्रकटीकरण से
प्रकटीकरण से मतलब छूट की सूची दी गई है, ठीक है। किसमें धारा 1 में किसको किसको छूट मिलेगा, मतलब क्या कंडीशंस होंगे, किस आधार पे, ठीक है, किस आधार पे आरटीआई में छूट दिया जाएगा, ठीक है। आरटीआई अधिनियम की धारा कौन सा है, जो कि मतलब धारा 24 अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत उल्लेखित संगठन, मतलब पूछे किस किस संगठन को छूट मिलेगा, तो धारा 24 अधिनियम की दूसरी अनुसूची है। अधिनियम 24 का दूसरी अनुसूची में संगठन का नाम दिया गया जिनको जिनको छूट दिया जाएगा। और छूट देने का कंडीशंस क्या होगा, जो कि 8(1) में भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अदालत की अवमानना, फिर संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन आदि हो सकता है, ठीक है। इन सारे कंडीशंस में छूट दिए गए हैं। अब देखेंगे रेलवे ने हाजीपुर सगौली परियोजना के लिए भूमि खरीद में गलत प्रबंधन किया, ठीक है। सगौली की सुगौली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुगौली, ठीक है, सुगौली की एक संधि हुई थी, कब हुई थी सुगौली की संधि? 1816 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था सुगौली की संधि? 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की बात करेंगे, पूर्वी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। सुगौली एक जगह जो कि भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सुगौली के संधि में 1814 से लेकर 16 तक, ठीक है, अंगल नेपाल युद्ध हुआ था जिसमें नेपाल पराजित हुआ था। सुगौली के संधि के बाद युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। तो रेलवे ने हाजीपुर सगौली परियोजना के लिए भूमि खरीद में गलत प्रबंधन किया। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे प्रशासन के अनिर्णय के कारण जनवरी 2019 में हाजीपुर सगौली नई लाइन परियोजना में लागत कितना था 20,66.78 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि दर्ज की गई। हाजीपुर सगौली की नई लाइन परियोजना को 2003-04 में रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी मंजूरी? 2003-04 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में बिहार के 4 जिले शामिल, यानी वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कौन कौन जिले हैं आप देखिए कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले हाजीपुर से जाएंगे, हाजीपुर से कहाँ पे जाएगा, क्या बोलते हैं, सगौली जो जाएगा तो ध्यान में रखेंगे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 4 गो जिला इसमें कनेक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब कुप्रबंधन हुआ है जिसके वजह से रेलवे को कितना देना पड़ा, 2666.78 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि दर्ज हो गई, ठीक है। ये रिपोर्ट किसकी आई है, किसकी रिपोर्ट है ये? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आई है, ठीक है, ध्यान। पब्लिक पर्स का मतलब क्या होता है, ये रक्षक होता है, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से 1901 में की गई थी। लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखें, कब की गई थी, तो ध्यान में रखना है कब की गई थी, 1921 में की गई थी, अधिनियम 1919 में था। गठन प्रतिवर्ष होता है, ध्यान में रखिएगा। सदस्य 22 होते हैं, लोक लेखा में 15 लोकसभा से या 7 की बात करेंगे राज्यसभा से, ठीक है। उद्देश्य की बात करें, संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन निर्दिष्ट मद में ही खर्च हो सके इसकी जांच करना, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का जो विपक्ष का जो नेता होता है वही इसके मतलब क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल शुरू किया है। नीति आयोग ने क्या किया है, तो ग्रो रिपोर्ट और क्या किया है, पोर्टल शुरू किया है, ठीक है। नीति आयोग ने एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली रिपोर्ट और पोर्टल की शुरुआत की है। कृषि बांध की पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ पैदा करने के लिए फसल और पशुपालन प्रणालियों में पेड़ों के झाड़ियों का समावेशन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या शुरू किया गया, नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल मतलब क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है। किसके लिए, तो कृषि वानिकी, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ पैदा करने के लिए फसल और पशुपालन प्रणालियों में पेड़ों और झाड़ियों का समावेशन के लिए, ठीक है। अब बात करते आगे, ठीक है। इसे भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी की उपयोगिता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। जीआईएस क्या होता है, जीआईएस तकनीक क्या है, जीआईएस का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंटरफेस सिस्टम, बिल्कुल, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जीआईएस होता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का मतलब क्या करेगी, उपयोग करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर प्राथमिकता के लिए कृषि वानिकी की उपयोगिता सूचकांक विकसित किया गया है। यह भारत की भूमि क्षरण तटस्थता रणनीति के अनुरूप है। 2030 तक, ठीक है, 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है। क्या करना है, 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको 2030 तक मतलब क्या करना है, बहाल करना है। डेट उसको कृषि के रूप में, कृषक भूमि के रूप में फिर से मतलब चेंज करना है, ठीक है। 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन को मतलब क्या करना है, सिंक करना है, मतलब उनको समाप्त करना है।
कुछ और भी जानकारी इसको देख लेते हैं। वर्तमान में कृषि वानिकी भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65% यानी 28.42 मिलियन हेक्टेयर को कवर करती है। तो वर्तमान में रिपोर्ट का अगर माने तो कृषि वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 8.65%। कितना है क्या बताएंगे? तो 8.65% है। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की थी। भारत ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब शुरू की थी? जल्दी आवाज बोल के नहीं, बंद कर दूं क्लास क्या? मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। ठीक है, कब शुरू की थी? 2014 में शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखिए। इतना बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं बोल रहा है तो मुझे शौक भी नहीं है। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, नहीं तो बंद कर देता हूँ। दलहन, मक्का और कपास के लिए 5 वर्षीय एमएसपी योजना शुरू की गई। ध्यान में रखिएगा, दलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए सरकार क्या दे रही है? एमएसपी दे रही है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए एमएसपी देगी? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, परमानेंटली नहीं होगा। ठीक है, कितने वर्षों के लिए देगी? पर देखिए, कुछ फसल को सरकार अगर बढ़ावा देना चाहती है तो बीच में भी उसके लिए एमएसपी की घोषणा किया जा सकता है। जैसे बिहार और, ठीक है, बिहार और बंगाल को बहुत समय तक, ठीक है, एक विशेष सुविधा दिया जाता था कपास की खेती के लिए। किस खेती के लिए? कपास, सॉरी, जूट की खेती के लिए, मिस्टेक, जूट के लिए। ठीक है, किसके लिए? जूट के लिए। अभी दलहन, मक्का और कपास के लिए 5 वर्षीय एमएसपी दिया जाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए दलहन क्या है। दलहन का हम लोग निर्यात अभी भी कर लेते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए दलहन, मक्का और कपास की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव एक पैनल द्वारा प्रस्तुत किया जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय शामिल थे। अब जाते हैं एनएसपी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनसीसीएफ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, नाफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेगी जो कि अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का उगाते हैं। अगले 5 वर्षों तक उनकी फसल मतलब क्या, किस चीज पे खरीदी जाएगी? एनएसपी पे खरीदी जाएगी। ठीक है, भारत सरकार की कौन कौन संस्था है? तो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। ठीक है, ध्यान में कितना क्वेश्चन है भाई इसमें? 70-72 है। मतलब आज समाप्त, हम सोच रहे हैं इसको समाप्त करने का तरीका है, हम बोले समाप्त क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना करवाया अभी हम? 15 तो रोक दीजिए। 24 हो गया ना? 25 कर देता हूँ। ठीक है, 25 कर देता हूँ। ठीक है, 53 है, 25 कल, 53। अरे तो 25 अभी कर देते हैं, कल समाप्त कर देंगे। 2014 से 2024 के बीच में 18 लाख करोड़ रुपए की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी गई। ठीक है, ध्यान रखिए, पैनल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की दालों के आयात पर चिंता जताई और सुझाव दिए। समझ रहे, बड़ा खराब डाटा है। मतलब भारत जो है ना, दालों का मतलब क्या क्या इस पर आयात किया है, कितना? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, मतलब दलहन के ऊपर भारत जो था निर्यात नहीं करता था, आयात भी नहीं करता था, हम लोग आत्मनिर्भर थे। ठीक है, मतलब नहीं होता, जितना उगाते थे ले दे के बराबर हो जाता। लेकिन इस बार हमको क्या करना पड़ा है? तो हम लोग को आयात करना पड़ा, इसी पे चिंता जाहिर की गई। इसीलिए अतः देखिए, इन आयातों के लिए न्यूनतम कीमतें देने से पंजाब में हरित क्रांति आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सरकार ने किया है, क्योंकि चिंता की बात क्या है, क्योंकि हमने इस बार दालों का 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का से अधिक दालों का मतलब क्या क्या आयात की। बांग्लादेश में तीरथ सिंह मेमोरियल का उद्घाटन किया। तीरथ सिंह, क्या लिए? तीरथ सिंह होना चाहिए ना, तीरथ सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता हुआ तो कौन बोलते हैं? तीरथ सिंह किसके नेता थे? गारो नेता थे। ये कौन सा आंदोलन था? अहोम विद्रोह नहीं, खासी विद्रोह के नेता थे। कौन थे? खासी विद्रोह। अब तीरथ सिंह खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। तीरथ सिंह को, ठीक है, तीरथ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होना चाहिए? तीरथ होना चाहिए, तीरथ, और सिंह नहीं है, सिंह है। तीरथ सिंह की बात करें, मेघालय की खासी पहाड़ियों के नायक भी कहा जाता है। तीरथ सिंह ने 8 अप्रैल 1829 को औपनिवेशिक ताकतों पर हमले का नेतृत्व किया। उन्होंने खासी हिल्स के माध्यम से गुवाहाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के बहाने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों का प्रयासों का मतलब क्या किया? विरोध किया। 4 साल बाद एंग्लो खासी युद्ध, ठीक है, 1829 से 33 के बाद तीरथ सिंह को पकड़ लिया गया। 17 जुलाई 1835 को एक राजनीतिक कैदी के रूप में ढाका में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या है? तो तीरथ सिंह को लेकर, ठीक है, क्या हुआ है? जो कि मतलब क्या, बांग्लादेश में मतलब मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और तीरथ सिंह की बात करेंगे तो किस आंदोलन के नेता है? तो खासी विद्रोह का नेता है। कौन सा विद्रोह? खासी विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, तो ध्यान में, खासी विद्रोह की शुरुआत इसलिए हुई थी जो कि मतलब ब्रिटिश सरकार जो था एक सड़क बनाना चाहता था। ठीक है,
क्या बनाना चाहता था? सड़क बनाना चाहता, जो कि कहां से कहां तक जाएगी? तो ये खासी हिल से मतलब सिलहट को जोड़ेगी। लेकिन उनका मूल्य पर्पस क्या था? उनका मूल्य पर्पस था मतलब जनजाति के क्षेत्र जो है उस पर मतलब अधिकार करना। इसी के लिए मतलब हुआ था खासी विद्रोह। कब हुआ? 1829 में, जो कि 1833 तक चला। ठीक है, बाद में तक 1935 में इनको गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में इनको ढाका में मतलब क्या किया गया? राजनीतिक कैदी के रूप में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो कल हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 26 से देखेंगे। ठीक है, समझ गए ना? याद करा